Assalamu alaikum everybody, welcome to my channel. My name is Abdul Wahab. Today's session it is about how you can prepare for your USMLE Step 1 exam. So this video it is going to be in English and Urdu both. If you have some problem in understanding Urdu, you can I'll add the option of AI automation and you can change the language into English only so that you can understand it well. I'll keep my video both in Urdu and English so that I can explain in an efficient manner as major of our audience are Urdu speaking, so it would be easier for me to explain to them as well. So today's video, as I told you, it is about how you can prepare for USMLE Step 1 exam. आप medical school में होते हो, you've always heard few people talking about steps that हमने इस pathway के लिए जाना है. But initially जब आपको कुछ चीज़ें पता नहीं होती, it is always very much confusing कि whether you should go for this or not. तो आज वो आपकी सारी confusion दूर हो जाएगी. We'll start discussing it from the very start. और फिर हम इसके एंड तक लेकर जाएंगे जब तक आपने एग्ज़ाम देना, आपने किस तरीके से अपना टाइमलाइन बनाना है, सारा स्केड्यूल बनाना है, आपने स्ट्रेटजाइज कैसे करना है चीज़ों को. तो स्ट्रेटजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाइल प्रिपेयरिंग फॉर USMLE स्टेप 1. समबडी हु इज़ नॉट अवेयर ऑफ व्हाट USMLE इज़, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए कि USMLE स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम और इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स या 3 इसके स्टेप्स होते हैं, आपने सुना होगा. तो USMLE स्टेप 1, USMLE स्टेप 2 एंड USMLE स्टेप 3. तो USMLE स्टेप 1 जो होता है वो आप थर्ड ईयर में या थर्ड ईयर के बाद से आप दे सकते हो, ठीक है. तो यू आर एलिजिबल इन योर थर्ड ईयर MBBS टू गिव योर USMLE स्टेप 1 एग्ज़ाम. और जो USMLE स्टेप 2 होता है वो पीपल प्रेफर टू गिव दिस एग्ज़ाम वाइल दे आर इन फाइनल ईयर या फिर उन्होंने हाउस जॉब में हैं, क्योंकि USMLE स्टेप 2 इट इज़ मोर क्लिनिकली फोकस्ड, तो उसमें आपका क्लिनिकल एस्पेक्ट ज़्यादा टेस्ट किया जाता है, ठीक है. और USMLE स्टेप 1 में ज़्यादातर हम बेसिक्स के ऊपर आते हैं. और जो स्टेप 3 होता है यू कैन गिव इट आफ्टर यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द मेडिकल स्कूल. तो स्टेप 3 की रिक्वायरमेंट ये है कि आपका ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट मैच के लिए, मैच कहते हैं कि आपको US में रेजिडेंसी मिल गई है, ठीक है. रेजिडेंसी यानी कि फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन में आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, तो मेडिसिन में आपकी इंडक्शन हो जाएगी, आपको एक स्लॉट मिल जाएगा, उसको हम कह देंगे कि आपका मैच हो गया, ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट. तो USMLE मैच के लिए आपका स्टेप 2 का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए ताकि आप मैच कर सको. और USMLE स्टेप 1 इनिशियली इट यूज़ टू बी स्कोर बेस्ड, यानी जो आपका रिजल्ट था इट यूज़ टू रिफ्लेक्ट योर स्कोर. लेकिन अब USMLE स्टेप 1 इज़ ओनली पास और फेल, ठीक है. तो इसलिए उसका स्कोर मैटर नहीं करता, लेकिन स्टेप 2 का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है. आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम अपनी डिस्कशन आगे करते जाएंगे आपको ये चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आती जाएंगी. अच्छा, कंटेंट्स क्या हैं USMLE स्टेप 1 के? कंटेंट्स में आ जाता है एक तो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं और सिस्टम्स हैं. नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय बेसिक सब्जेक्ट्स? बेसिक सब्जेक्ट्स वही जो आप पढ़ते हो ड्यूरिंग योर फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ MBBS, ठीक है. आपकी जो है बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और इस तरह के बायोस्टैट्स वगैरह जितने सब्जेक्ट्स हैं ना, इनको हम जनरल सब्जेक्ट्स में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है. और दूसरे जो चीज़ें हम पढ़ते हैं स्टेप 1 का जो कोर्स कंटेंट है वो सिस्टम्स आ जाते हैं. डिफरेंट आपकी बॉडी के सिस्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर, रीनल, GIT, न्यूरोलॉजी, साइकाइट्री, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्रिनोलॉजी वगैरह, ये सारे जो हैं ये सिस्टम्स आ गए आपके. तो ठीक है, तो एक जनरल कुछ सब्जेक्ट्स टेस्ट होंगे और सिस्टम्स टेस्ट होते हैं. अब एक सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ते हो, ठीक है. सिस्टम का मतलब होता है लेट्स से हम पढ़ रहे हैं CVS, ठीक है. तो सबसे पहले तब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप पहले CVS की एनाटॉमी पढ़ोगे, फिर उसके बाद CVS की फिजियोलॉजी, फिर CVS की पैथोलॉजी, फिर CVS की ही फार्माकोलॉजी. समझ आए? तो इस तरीके से आप एक सिस्टम में 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हो उसी सिस्टम के, ठीक है. इनिशियली में आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि हार्ट किधर लोकेटेड है एट्सेट्रा, उसकी एम्ब्रियोलॉजी के हार्ट बना किस तरीके से था. फिर हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं फिजियोलॉजी पे कि हार्ट नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है, ठीक है. देन वी टू मूव टुवर्ड्स द पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पैथोलॉजी इज़ द मोस्ट हेविली टेस्टेड सब्जेक्ट ऑन USMLE स्टेप 1. USMLE स्टेप 1 सारा है ही पैथोलॉजी बेस्ड, पैथोफिजियोलॉजी बेस्ड. आपकी पैथोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी होनी चाहिए. एटलीस्ट 50% और 60% ऑफ द एग्जाम इज़ फ्रॉम द पैथोलॉजी, ठीक है. तो इसी तरीके से हर सिस्टम हम इन 3-4 एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं, उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड देन द फार्माकोलॉजी, ठीक है. तो ये हमारे सिस्टम्स और जनरल सब्जेक्ट्स हो गए. अब आता है रिसोर्सेज से मुराद वो चीज़ें जिनसे आपने अपनी तैयारी करनी है. लेट्स से USMLE में ना पहली तो 2 मेन रिसोर्सेज आ जाती हैं जो आपने सुनी होंगी कि एक किताब मिलती है, इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है. लोग कहते हैं फर्स्ट एड से पढ़ो, फर्स्ट एड के रट्टे मारो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो अभी हम इस कॉन्सेप्शन को भी देखते हैं आगे, लेकिन लेट्स डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज. बहुत हैं. अगर आप
क्या ना, वो समंदर में जाओगे तो आपको बहुत पानी मिलेगा, उस हिसाब से बहुत रिसोर्सेज हैं, बट आपने अपनी रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखनी है। सबसे पहली सीख आपकी इस वीडियो में ये है कि यू हैव टू मिनिमाइज़ योर रिसोर्सेज एंड यू हैव टू यूज़ हाई यील्ड रिसोर्सेज ओनली। फॉर एग्जांपल, जो एक MCQ एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए MCQs की। तो MCQs जो USMLE है ना, इट इज़ एन MCQ बेस्ड एग्जाम, सो इन ऑर्डर टू एस that exam you need to practice MCQs, and for practicing MCQ the question bank that is recommended is called UWorld, ठीक है, उसका नाम UWorld है, वो एक क्वेश्चन बैंक है, वो आपको ख़रीदना पड़ता है, उसकी डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस होती हैं, इट इज़ फॉर 6 months 1 year और 18 months डिपेंडिंग अपॉन योर गोल। आप उन सब्सक्रिप्शंस को आप बाय कर लेते हो, बट UWorld इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, सो पीपल प्रेफर चीपर वर्जन ऑफ UWorld, यू कैन से IMD, ठीक है। इसी तरीके से अभी एक दो और ऐप्स भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि बहुत मतलब आपको साल की तकरीबन सब्सक्रिप्शन यू गेट इट फॉर 16 और 17,000 और 20,000, इससे महंगी। इफ यू टॉक अबाउट अ UWorld ईयरली सब्सक्रिप्शन इट कॉस्ट इन लैक्स और मे बी मतलब एक हाई अमाउंट है, तो इसलिए हम ये प्रेफर कर लेते हैं। तो पहली तो आपकी रिसोर्स UWorld आ जाती है। फिर फर्स्ट एड आपने सुना ही सुना होगा। अब आगे UWorld और फर्स्ट एड ना आपकी बेसिक सोर्सेज हैं, यानी आपकी ये पहले दो आपके स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपनी, जब भी आपने स्टेप 1 की तैयारी स्टार्ट करनी है। हम आगे डिस्कस करेंगे UWorld और फर्स्ट एड को हमने किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम अभी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि आपने FA और UWorld रखनी है। अब फर्स्ट एड को समझने का क्या तरीका है? मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका जो लोग अक्सर फॉलो करते हैं, और हमेशा मैंने ऐसे भी देखा है काफ़ी, आई वोंट से कि लोग मिसगाइड करते हैं, बट उन्होंने मे भी खुद ये फॉलो किया, एंड दिस मेथड इट इज़ वेरी ड्रेनिंग। कि सबसे पहले आप फर्स्ट एड खोलो। फर्स्ट एड जब आप खोलोगे, क्योंकि वो एक रिसोर्स बुक है, वो एक रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक से मुराद कि वो ये मतलब जिसने भी वो बुक लिखी है वो ये सोचें कि ऑलरेडी नो द टॉपिक रियली वेल, ठीक है। तो फर्स्ट एड डजंट एक्सप्लेन यू एनीथिंग, ठीक है। फर्स्ट एड को समझने के लिए भी आपको एक चीज़ का प्रायर नॉलेज होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट एड इतनी मोटी बुक है, यू कैन नॉट have the prior knowledge of each and everything before starting first aid. So that is when people, like at a very initial step, people start getting anxious about this कि उनको कुछ नहीं आता, you will feel like this। तो इस वजह से लोग कहते हैं अच्छा आप पहले ना वीडियो लेक्चर्स देख लो, वीडियो लेक्चर्स पे जो जो बताते हैं आप फर्स्ट एड के ऊपर लिख लो, वो आप लिख लो और आप उसको याद कर लो। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत ड्रेनिंग है, और एक्चुअली चलो टाइम कंज्यूमिंग को भी हम लोग निगलेक्ट करते हैं, ड्रेनिंग है बहुत ज़्यादा, इसको भी निगलेक्ट करते हैं, बट एट द एंड आपको कुछ इतना खास फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि USMLE कुछ ये चीज़ें आपकी इतनी खास टेस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने ना वीडियो लेक्चर्स को कम से कम प्रायोरिटाइज़ करना है। डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स आते हैं, BNB, इनको हम बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स कहते हैं, बूट कैम्प के लेक्चर्स हैं, USMLE RX के लेक्चर्स हैं, ये आपको फर्स्ट एड के टॉपिक्स पढ़ाते हैं। तो कोई एक टॉपिक जो बहुत मुश्किल है, जैसे कि मुझे एसिड बेस बैलेंस हमेशा थोड़ा सा मुश्किल लगता है समझने में, तो आई विल प्रेफर वॉचिंग अ वीडियो फॉर इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू वॉच वीडियो फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज़ ऑन द फर्स्ट एड, ठीक है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ बीइंग टॉट इन द पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज इट कैन गेट overwhelming for you, and it is going to get overwhelming for you if you follow the traditional pathway। अब आप मुझे कहोगे कि इसने इतना बड़ा लेक्चर तो दे दिया है कि ट्रेडिशनल पाथवे फॉलो नहीं करना, तो हम किस तरीके से पढ़ें? फिर बेस्ट तरीका है पढ़ने का, UWorld से सीखो। फिर आगे एक और बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ रहा है कि UWorld जो कि एक MCQ बैंक है ना, ठीक है, तो अब इसमें आपको जब भी आप कोई टेस्ट सॉल्व करोगे, लेट्स से आपने 20 क्वेश्चंस का टेस्ट बनाया, उस टेस्ट को हम ब्लॉग का नाम दे देते हैं, ठीक है, कि हम ब्लॉग बनाते हैं UWorld में। 40 क्वेश्चंस का यूजुअली लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आपने ब्लॉग बनाया UWorld का, आपने सॉल्व किया, आपने बड़े अच्छे से फर्स्ट एड पढ़ी थी, BNP पढ़ी थी, बट जब आपका रिजल्ट आता है तो वो 50% या 40%, बहुत भी अच्छा किसी का आ जाता है 60%, तो लोग डिसअपॉइंट होते हैं कि आई स्टडीड सो मच फॉर दिस बट स्टिल आई एम गेटिंग द 60%। नाउ व्हाट इज़ द मेन इशू बिहाइंड दैट? मेन इशू यही है कि आप UWorld को एक टेस्टिंग टूल समझ के यूज़ कर रहे हो। तब आप UWorld को एक टेस्टिंग टूल समझ कर यूज़ करोगे तो इट इज़ गोइंग टू एंड अप इन अ डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। टू बी रियली ऑनेस्ट, इट इज़ गोइंग टू एंड अप इन अ डिसअपॉइंटमेंट। UWorld को आपने एक लर्निंग टूल कंसिडर करना है, ठीक है। लर्निंग टूल जैसे हम किसी किताब से पहली दफ़ा कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ समझ तो नहीं आ रहा होता, हम सर्च करते हैं, हम किसी से पूछते हैं, हम उसको ChatGPT, हम उसे गूगल करते हैं ताकि हमें वो पर्टिकुलर टेक्स्ट समझ आए। तो UWorld को यू हैव टू कंसिडर इट एज द सेम लर्निंग टूल, डोंट कंसिडर इट एज अ टेस्टिंग टूल, ठीक है। जैसे एक कॉन्सेप्ट मैंने लेट से पढ़ा, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, साइकाइट्री में भी आप लोग पढ़ोगे, इनके साथ आपने सिस्टम पढ़ना है। तो साइकाइट्री में एक डिसऑर्डर होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं, डिप्रेसिव फेज़ आती है, मेनिया की फ़ेज़ आती है, हाइपोमेनिया की फ़ेज़ आती है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो MCQs हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो
अब मैंने इसको एक दफ़ा फर्स्ट एड से इस टॉपिक को पढ़ा, बट जब यू वर्ल्ड पे इसका MCQ आया वो मैंने गलत मार्क किया। क्यों? क्योंकि यू वर्ल्ड जो फर्स्ट एड है उसको रीड करके उसके लेक्चर्स लेके आपको चीज़ें इतनी अच्छी रिटेन और याद नहीं रहेगी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट। आपने पढ़ना है किस तरीके से, आपने यू वर्ल्ड से सीखना है। आपने यू वर्ल्ड पर वो बाइपोलर डिसऑर्डर का क्वेश्चन गलत किया, फिर आपने देखना है कि आपने वो क्वेश्चन गलत क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजंस थे, ठीक है। और क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं, इतनी बड़ी स्टेम होती है यू वर्ल्ड की, आपने उसमें देखना है कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि लीड करें टुवर्ड्स अ बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। वो मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा है ना। हम एक एग्जांपल के ज़रिए भी अभी समझेंगे कि यू वर्ल्ड सेंटर्ड लर्निंग या यू वर्ल्ड की बेसिस के ऊपर सीखना है या समझने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वो यही बात है कि यू वर्ल्ड सेंटर्ड लर्निंग के लिए आपको यू वर्ल्ड से क्वेश्चंस करके उनकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ के फिर उसको फर्स्ट एड पे जाके पढ़ना। जैसे मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व किया ना यू वर्ल्ड पे, मैं उसको खोल के पढ़ा फर्स्ट एड के ऊपर। फर्स्ट एड पे अच्छा मुझे समझ आने लगा बाइपोलर डिसऑर्डर है, अच्छा इसमें ये फेज़ आता है, ये फेज़ आता है, इसमें हम ये ड्रग देते हैं, अच्छा इसमें हम अवॉइड करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट नहीं देते, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन मुझे समझ आता जाएगा क्योंकि वो मैंने स्टेम्प को पढ़ के अच्छी तरीके से ऑप्शंस को देख के सॉल्व किया। और फर्स्ट एड में मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ईजी लगा और वो मुझे कॉन्सेप्ट रिटेन हो गया। ये आपकी स्ट्रैटेजी मेन होनी चाहिए और इस वीडियो का पूरा एम्फेसिस इसी चीज़ के ऊपर आपका होना चाहिए। टेक अवे मैसेज शुड बी दैट यू हैव टू स्टडी विद दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। हाँ, दूसरी जो स्ट्रैटेजी है वो एक ChatGPT वाली भी होती है, वो इस तरीके से है और वो भी आई वुड प्रेफर कि अगर आपके गलत क्वेश्चंस जो अक्सर होते हैं उसके लिए आप ChatGPT पर प्रॉम्प्ट डाल दो। वो प्रॉम्प्ट भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा और ChatGPT इट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अच्छा, जो हम ये बात कर रहे थे कि जो है फर्स्ट एड है, सॉरी यू वर्ल्ड है, तब आप उस पर एक MCQ करोगे तो लेट से मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर एक MCQ किया, साथ साथ आपके 3-4 टॉपिक्स और प्रिपेयर हो जाते हैं। वहाँ पे क्या पता मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी हो, क्या पता तेरे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर का भी क्वेश्चन हो, क्या पता तेरे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का भी क्वेश्चन हो, ऑप्शन हो सॉरी। तो इस तरीके से आपको वो चारों एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर आंसर था, ये इसलिए था, GAD इसलिए नहीं था, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इसलिए नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर डिजीज़ का एस्पेक्ट एक क्वेश्चन से आपके 4-5 टॉपिक्स की आपको एटलीस्ट नो हाउ हो जाएगी, ठीक है। और एक और फ़ायदा है यू वर्ल्ड सेंटर्ड लर्निंग का, अब फर्स्ट एड में हर चीज़ भी हाइल्ड नहीं है। आपने बहुत सुना होगा हाइल्ड पढ़ो, हाइल्ड पढ़ो। हाइल्ड का मतलब होता है कि एनीथिंग जो कि एग्जाम में इट इज़ टेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो बाय डूइंग यू वर्ल्ड यू गेट एन ओरिएंटेशन दैट फॉलोइंग टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक मोर। लेट्स से बाइपोलर, मैं तब साइकाइट्री कर रहा था, बाइपोलर डिसऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। जबकि उसके मुकाबले में लेट से एक डिसऑर्डर होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उस पर क्वेश्चंस आई सॉ फ्यू क्वेश्चंस 1 और 2, बट बाइपोलर डिसऑर्डर पे अगर मैंने लेट से 80 सवाल किए हैं तो उसमें से आई वुड से 20-25 क्वेश्चंस वर फोकसिंग टुवर्ड्स द बाइपोलर डिसऑर्डर, दे वर अबाउट द बाइपोलर डिसऑर्डर। सो बाय दिस आई गॉट द ओरिएंटेशन दैट ओके बाइपोलर डिसऑर्डर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आई हैव टू फोकस मोर ऑन दिस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक। समझ आई? तो आपको हाई टॉपिक्स का पता चल जाता है। उसके साथ ये नहीं होता कि आप एक बाइपोलर डिसऑर्डर ही सीखोगे, जो ऑप्शंस में 3-4 डिसऑर्डर होंगे या जो और चीज़ें आती जाएंगी वो भी आप इंटरेक्शन साथ साथ सीखते जाओ। तो ये एक यू वर्ल्ड सेंटर्ड लर्निंग की इंपॉर्टेंस है और सारे वीडियो का एसेंस ही यू वर्ल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें यही है कि आप वीडियो लेक्चर्स देखो, आप उन्होंने फर्स्ट एड पर नोट करो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि आप उस तरीके से यू वर्ल्ड के ज़रिए नहीं सीख रहे, आप एक ट्रेडिशनल वे को फॉलो कर रहे हो। फिर आप यू वर्ल्ड करोगे तो आपको डबल वही मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा एफर्ट फर्स्ट एड और लेक्चर्स में डालने की बजाय आप यू वर्ल्ड में डालकर फिर फर्स्ट एड को यू वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करो। इस तरीके से यू विल रिमेंबर द फर्स्ट एड एंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द यू वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। अच्छा, दोबारा हमारे रिसोर्सेज की बात हो रही थी, थोड़ा सा यू वर्ल्ड सेंटर्ड लर्निंग की तरफ चला गया। रिसोर्सेज में देखो वीडियो लेक्चर्स के लिए बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स है, बूट कैम्प है, USMLE RX है। पीपल प्रेफर बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स एंड बूट कैम्प, बट आई डोंट प्रेफर BNB वीडियोज़ क्योंकि दे आर टू मच एक्सप्लेनेटरी और ऊपर से आई यूज़ टू गेट ड्रेन्ड व्हेन आई यूज़ टू वॉच BNB, ठीक है। तो मैंने बहुत कम टॉपिक्स के लिए देखी होंगी, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड, अल्कलोसिस एसिडोसिस से रिलेटेड। इसके अलावा मैंने कभी इतनी डिटेल में BNB के वीडियोज़ नहीं देखे। फिर आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, आप अगर थर्ड ईयर के स्टूडेंट यू मस्ट बी ओरिएंटेड विद माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के लिए बेस्ट रिसोर्स है स्केची, ठीक है। अब हो सकता है अगर आप थर्ड ईयर MBBS में तो फिर आपने स्केची के ही वीडियोज़ देख के माइक्रोबायोलॉजी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो या आप फाइनल ईयर पे हो और थोड़ी थोड़ी आपको माइक्रोलेट से भूली हुई है तो आई वोंट प्रेफर कि आप दोबारा से स्केची खोल के दोबारा करना शुरू कर दो, ठीक है। फिर आपने ये करना है कि लेट से अगर आपने लेविंसन से पढ़ी थी या जिस भी रिसोर्स से पढ़ी थी, आपने अपनी ना
रिसोर्सेज को मिनिमाइज़ करना है। आपने दोबारा से एक ऐसी नई चीज़ नहीं खोल ली जिसका आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो स्केची अगर आप मेडिकल स्कूल में ही हो और अगर आप थर्ड ईयर में ही हो या फोर्थ ईयर में, एंड यू कैन अफोर्ड टू वॉच स्केची, यानी इट इज़ नॉट टू मच ड्रेनिंग फॉर यू, तो फिर आपने स्केची देखनी है। लेकिन इफ़ यू कुछ साल आपको ग्रेजुएट हुए हो गए हैं एंड यू नो आपका थोड़ा सा टाइम गुजर गया और यू आर नॉट इन टच विद द बेसिक्स, तो फिर आपने इतना ज़्यादा इन रिसोर्सेज में नहीं घुसना। स्केची माइक्रो फिर आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर पैथोलॉजी पैथोमा इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड और फर्स्ट एड लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब पैथोलॉजी के भी स्केची के वीडियोस होते हैं। आई नो समवन, और उनका मैच हुआ है यूएस में, और उन्होंने जो है स्केची पैथोलॉजी यूज़ की थी, उन्होंने कोई और रिसोर्स यूज़ नहीं की थी। पैथोमा के जो फर्स्ट एड चैप्टर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट इफ़ यू वांट टू यूज़ पैथोमा अलॉन्ग साइड फर्स्ट एड, इट इज़ अ रियली गुड बुक, ठीक है। आपने उसको लेक्चर्स के साथ देखना होता है। इसी तरह फार्मा की भी स्केची वीडियोज़ हैं, सही है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया, फर्स्ट एड और यू वर्ल्ड है मेन रिसोर्सेज, ठीक है। और उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा चाहो तो यू वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी ये सारे रिसोर्सेज सिर्फ एडिशनल हैं, ये इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इट इज़ डर्टी मेडिसिन, ये बायोकेमिस्ट्री के लिए। बायोकेम के भी BNB के लेक्चर्स हैं, इफ़ यू आर ईजी विद दैम, गुड टू गो, आप उनको ही फॉलो करो। बट डर्टी मेडिसिन इट इज़ अ वेरी वेरी वेरी, आई वुड से इट इज़ द बेस्टेस्ट रिसोर्स अवेलेबल अप टिल नाउ फॉर बायोकेमिस्ट्री। लोग इसको प्रेफर करते हैं। आपने इधर से वीडियोस देखी, ठीक है, बाकी आपने प्रैक्टिस की MCQs की। जैसे मैंने आपको MCQ सेंटर्ड या यू वर्ल्ड सेंटर्ड लर्निंग का तरीका बताया, उस हिसाब से बायोस्टार्स के लिए रेंटी नील है, और एथिक्स हमारे जो पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत कम आई थिंक सो फोकस्ड होते हैं, ठीक है। तो एथिकल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन USMLE Step 1, and recently I've seen a lot of posts, I've talked to a lot of people who were saying that ethics was the highly tested component of their exam, so you have to focus on ethics as well। तो उसके लिए हमारे पास MBOS की हाइल्ड एथिक्स आ जाते हैं, फर्स्ट एड में भी एथिक्स के केसेस हैं, यू वर्ल्ड में भी हैं, उस तरीके से हमने उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपने इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। मेन आपकी यू वर्ल्ड और फर्स्ट एड है। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने वीडियो रिसोर्स यूज़ करनी है, अदरवाइज़ देयर इज़ नो नीड। टाइमलाइन क्या है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में ना मॉड्यूलर सिस्टम आया है, तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा देते होते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग योर थर्ड ईयर यू आर टॉट subjects like microbiology, pharmacology. So if you have a good grip on microbiology, pharmacology, immunology, general pathology, you are good to go. कोई स्ट्रेस की बात नहीं, आपकी आधी तैयारी वैसी है। You just have to practice some MCQs in order to get a grip of that particular knowledge that you are studying, ठीक है। तो बाकी सिस्टम्स आप फोर्थ ईयर में पढ़ लेते हो। जैसे थर्ड ईयर में हमें 3-4 सिस्टम्स पढ़े थे, बाकी सिस्टम्स अब हमारे सारे फोर्थ ईयर में। सो यू नो इट इज़ नॉट दैट ओवरवेलमिंग। जो पहले होते थे स्टूडेंट्स जो कि मतलब ट्रेडिशनल सिस्टम के थे, तो उनके काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम्स थे जो उनको पढ़ाए नहीं जाते थे ड्यूरिंग थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ठीक है। तो उनको फिर मतलब आउट ऑफ द वे जाके अपने MBBS के कोर्स के आउट ऑफ द वे भी जाके उन सिस्टम्स के लिए टाइम निकालना पड़ता था। बट यू कैन स्टडी दीज सिस्टम्स अलॉन्ग साइड योर MBBS कोर्स, क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम में इंटीग्रेशन ही है कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपके सारे सिस्टम्स कवर होते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम को कितने टाइम में आपने तैयार करना है, अब ये ना एक बड़ा एक क्वेश्चन है जो कि कंट्रोवर्शियल है, और ये डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर। लेट्स से मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मुझे सही आइडिया होता, तो एक हमारे कॉलेज में इस तरह से कुछ था कि वी हैड नो यू नो गाइडेंस, तो हमारे कोई ऐसे प्रायर स्टूडेंट्स भी नहीं थे जिन्होंने MLE दिया। तो यू कैन से दैट हम लोग उन लोगों में से हैं, हमारे कॉलेज के कुछ 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वी शुड स्टार्ट स्टडिंग फॉर USMLE Step 1। तो उसको स्टार्ट करने के लिए तब था जो ट्रेडिशनल हम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे वीडियोस आती हैं, वो यही कहते हैं आप BNB देखो, आप ये देखो, फिर आप यू वर्ल्ड करो। तो उससे यही हुआ कि हम लोग थोड़े से डिट्रैक हो गए। जब बंदा डिट्रैक होता है तो फिर उसकी पढ़ाई भी उधर इफेक्ट होती है। फिर हमारा थर्ड ईयर का प्रॉफ आ गया, उधर पॉज आ गया, ठीक है। फिर मैंने अप्रैल से या मई से दोबारा तैयारी स्टार्ट की, और फिर मुझे समझ आया कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरीके से करना है, एंड आई वाज डूइंग वेल, ठीक है। तो अगर मेरी बिल्कुल अप्रोच ठीक रहती उसी टाइम से, तो मेरे लिए 5 to 6 मंथ्स की मतलब मैक्सिमम आई वुड से गेम थी उस एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन, उसके नॉलेज पर, उसकी गाइडेंस पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी गाइडेंस है, वो कितना मोटिवेटेड है, वो कितना कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस जर्नी। अगर आप दिन में 10 घंटे रोज़ नहीं पढ़ते, आप दिन में अगर रोज़ 1 घंटा भी पढ़ो, बट यू आर कंसिस्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, दैट इज़ व्हाट मैटर्स, सही है। तो जो आइडियल टाइम है ना, 6 से 8 महीने, 6 to 8 मंथ्स आर रिकमेंडेड, ठीक है। इसमें भी 2 फेजेज़ आ जाते हैं, प्री डेडिकेटेड एंड डेडिकेटेड। प्री डेडिकेटेड का मुराद होता है कि उसमें आपका टेस्ट एंड ट्रायल मेथड आ जाता है,
ठीक है, जिसमें आप यू वर्ल्ड और फर्स्ट एड के साथ ओरिएंट हो रहे होते हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हो, चीज़ें समझ रहे होते हो। ठीक है, फिर डेडिकेट फेज़ आ जाता है। डेडिकेटेड फेज़ में कब जाना है, कैसे जाना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक आइडियल टाइम 6 to 8 मंथ्स है, बट ऐसे भी लोग होते हैं, आई वोंट से दैट कि आप 3-4 महीने में पढ़ के दे दो या आप साल पढ़ के दो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जब आपको लगे आपकी तैयारी ठीक है, आप NBME दो। NBME हमारे पास एक एग्ज़ाम होता है जो ये डिटर्मिन, उसकी स्पेसिफिक परसेंटेज आती है एंड डिटर्मिन्स दैट वेदर यू आर रेडी टू सिट इन द एग्ज़ाम और नॉट, और यू नीड मोर टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो NBME वो एक आप कह लो टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको बेसिकली बताता है कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हो। तो इसमें भी आपका स्कोर मोर देन 65%, मिनिमम 60%, मोर देन 65%, एंड अ गुड स्कोर इज़ अराउंड 70 to 75%। अब ये NBME टेस्टिंग टूल है, यू वर्ल्ड नहीं है। यू वर्ल्ड से डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है। यू वर्ल्ड से आपने चीज़ें सीखनी है कि यू वर्ल्ड में क्या लिखा है, किस तरह समझना, टॉपिक का कॉन्सेप्ट सीखना है, टॉपिक से MCQ स्टेम से आंसर एक्सट्रैक्ट करना सीखना है। लेकिन जो आपकी NBME है वो डिटर्मिन करेगी कि आपका परसेंटेज उसकी डिटर्मिन करेगी कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हो। तो ये आपने कब कैसे देनी होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। यू वर्ल्ड सेंटर्ड लर्निंग हमने देख ली। अच्छा, बात है फर्स्ट पास, मैंने पता है डिफरेंट फेजेज़ हैं तैयारी की। तो एक अभी हम आपको टाइम लाइन की तरफ हम लोग जाने लगे। टाइम लाइन से क्या मुराद है कि फ़र्स्ट पास आपने देना है, ठीक है। फर्स्ट पास होता है कि एक दफ़ा आपने सारी फ़र्स्ट एड अलॉन्ग विद 15 to 20% ऑफ द यू वर्ल्ड कर लिया है। अब इस बात का क्या मतलब है, लेट्स से मैंने स्टार्ट किया था एक सिस्टम साइकाइट्री, ठीक है। तो साइकाइट्री मैंने स्टार्ट किया, मैंने उसके क्वेश्चंस किए, एक दिन मैंने 10 क्वेश्चंस का ब्लॉक बनाया। ब्लॉक में आपको पता है टेस्ट कर लो, तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 10 क्वेश्चंस का 20 क्वेश्चंस से आप इनिशियली इतने से स्टार्ट करो, तब एक दफ़ा आपका स्टेमिना बढ़ जाए तो आप 40 क्वेश्चंस बना सकते हो। अब इवन यू कैन मेक मोर क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन योर टाइम और आपकी स्पीड, आपका स्टेमिना, ठीक है। तो मैंने उस साइकाइट्री के क्वेश्चंस किए 40 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, और मैंने साथ साथ फ़र्स्ट एड पर भी उनको मार्क किया। मैंने फ़र्स्ट एड से भी वो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए, बाकी भी मैंने एक अच्छी रीड दे दी फ़र्स्ट एड को जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे। इस तरीके से जब मेरे सारे सिस्टम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं कहूँ मेरा फ़र्स्ट पास हो गया है, ठीक है। तो इस तरह फर्स्ट पास में आपकी एक दफ़ा फ़र्स्ट एड हो जाती है, साथ 15% से 20% तक यू वर्ल्ड हो जाता है। अगर आप हर सिस्टम के 40 सवाल करते हो, लेट से मैंने साइकाइट्री के 40 किए, CVS के 40 किए, मैंने इम्यूनोलॉजी के 40 सवाल किए, माइक्रोबायोलॉजी के 40 सवाल किए, इस तरीके से आपका 15 से 20% यू वर्ल्ड हो जाता है कवर, ठीक है। अब दो तरीके आ जाते हैं यू वर्ल्ड में, किस तरह से आप क्वेश्चंस का सेट बना सकते हो, ब्लॉक बना सकते हो। रैंडम होता है और सिस्टम वाइज होता है। रैंडम से मुराद है कि मैंने 5-6 सिस्टम्स पढ़े हैं और मैं एक रैंडम ब्लॉग बनाऊंगा। अब तो वो ब्लॉग बनेगा ना, उसमें से एक सवाल लेट से CVS से होगा, बट आई डोंट नो कि क्वेश्चन CVS से आना है। मतलब मैंने रैंडम बनाया, वो किसी भी ब्लॉग से उठा के आपको सवाल दे सकता है यू वर्ल्ड। तो इसको कहते हैं रैंडम मोड। जो आपका रियल एग्जाम होता है ना, वो रैंडम मोड में होता है, ठीक है। आपको तो नहीं पता कि ये रीनल का क्वेश्चन है, यानी आपको नहीं पता कि किधर से कितना क्वेश्चन आना है, कहाँ से आना है। जैसे मैं CVS पढ़ रहा हूँ और मैंने CVS से ही ब्लॉग बनाया, तो मुझे पता है CVS के क्वेश्चन है, सो आई थिंक दैट वे कि चलो CVS करो। और मुझे पता है CVS का ही सवाल है, तो मैं CVS के ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखूँगा। बट जो रैंडम होता है, रैंडम जो आपका रियल एग्जाम है वो रैंडम मोड में ही होता है, ठीक है। तो इनिशियली जब आप तैयारी करते हो ना, जैसे मैं रीनल सिस्टम पढ़ रहा हूँ, तो रीनल जब मैं पढ़ूंगा तो मैं सिस्टम वाइज क्वेश्चंस बनाऊंगा, यानी उसी सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, मैंने उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो फिर एग्ज़ाम तो रैंडम में आना है, तो हम रैंडम में क्यों नहीं कर रहे। तो रैंडम में हम एक टाइम के बाद करते हैं, जब आपका फर्स्ट पास हो जाता है ना, फिर आप रैंडम ब्लॉग्स बनाना शुरू करते हो। एक दफ़ा आपने सारी फर्स्ट एड कर ली अलॉन्ग विद 40 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट और ब्लॉग और सिस्टम, उसके बाद आपका फर्स्ट पास हो गया, 15 से 20% यू वर्ल्ड हो गया। फिर आपने 1-2 महीने के लिए क्या करना है, रोज़ आपने 40 क्वेश्चंस का एक ब्लॉग बनाना और वो आपने रैंडम मोड पे बनाना है, यानी वो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। एक पहला क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी का है, दूसरा क्वेश्चन आपका न्यूरोलॉजी से आ गया है। इस तरीके से ये रैंडम ब्लॉग बनता है, ठीक है। ओके, अच्छा, फर्स्ट पास में मैंने आपको बताया सिस्टम फोकस होगा। प्री डेडिकेटेड और डेडिकेटेड पीरियड क्या होता है। प्री डेडिकेटेड पीरियड वो होगा जिसमें आप ये फ़र्स्ट पास करोगे। फ़र्स्ट पास के बाद तकरीबन फ़र्स्ट पास आपका हो जाना चाहिए मैक्सिमम 2 मंथ्स में, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्दर 2 मंथ्स आपने क्या करना है कि आपने रोज़ फर्स्ट पास के बाद आपने रोज़ 40 क्वेश्चंस का ब्लॉग बनाना है, उसको आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और वही जो क्वेश्चंस आपके गलत होंगे या जब सॉल्व करो, मोस्टली जो गलत क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने फर्स्ट एड के ऊपर मार्क करके रिवाइज़ कर लेना है। यही तरीका है आपका
प्री डेडिकेटेड पीरियड के 4 महीने अगर लोग आप कंसिडर करें तो 2 महीने आपने फर्स्ट पास को देने हैं, 2 महीने आपने इस तरीके से करना है कि आपने रोज़ 40 क्वेश्चंस का रैंडम ब्लॉग बनाया और आपने ऐसे 2 मंथ्स तक क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपका तकरीबन 50% यूवर्ल्ड इस तरह से हो जाता। फिर आप क्या करोगे, आपने देना NBME। NBME आप दोगे ना, NBME से मुराद है वो एक टेस्ट है जो कि डिटर्मिन करता है आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए आर यू रेडी और नॉट। सो यू हैव टू गिव NBME। NBME में जो आपकी परसेंटेज आएगी लेट्स से 70% आई, मतलब कि आपकी तैयारी अच्छी है। अब आपने क्या करना है, आपने NBMEs फर्दर प्रैक्टिस करते जाने हैं, ठीक है, और आपकी जो जो चीज़ें गलत होती हैं आपने उनको ठीक करना है, यानी कि यू आर रेडी टू गिव योर एग्ज़ाम। आपने जितने रिविजन्स करने हैं, यू वर्ड सॉल्व करना है, वो आपने अपने डेडिकेटेड फेज़ में, यानी कि आप एंटर हो चुके हो अगर आपके NBME में अच्छी स्कोर आ गई है तो। लेकिन अगर आपके NBME में अच्छे स्कोर नहीं आया तो व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन अगेन मूव टूवर्ड्स योर वीक कॉन्सेप्ट्स। आपने अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपने यू वर्ल्ड की प्रैक्टिस करनी है, और NBME जो आपके रॉन्ग्स हुए थे आपने उनको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो तब आप हैं नहीं, मतलब तभी आप प्री डेडिकेटेड में ही रहोगे। डेडिकेटेड ये होता है कि NBME में अच्छा स्कोर आ गया, नाउ यू हैव टू स्टडी फॉर अ मंथ और सो, और फॉर मैक्सिमम 2 मंथ्स एंड यू आर रेडी टू गिव योर एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसमें आप फर्दर NBMEs देते हो, फिर एक फ्री 120 क्वेश्चन